नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः हिंदी नेट शाला चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हम सॉल्व कर रहे हैं आधुनिक काल के प्रैक्टिस बुक, जिसके अंतर्गत छायावाद शीर्षक से संबंधित पिछली सभी परीक्षाओं में, उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का संकलन इस प्रैक्टिस बुक में है और इसके माध्यम से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। यह जो प्रैक्टिस बुक है, यह आपकी जो आगामी परीक्षाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी या आरपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए, चाहे GSSS भी हो, NBS हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। आगे प्रमाण स्वरूप आप देखेंगे कि इनमें सभी परीक्षाओं के, सभी राज्यों की सभी परीक्षाओं के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका संकलन है। यूपी टीजीटी का प्रश्न से आज की कक्षा का हम प्रारंभ करेंगे और शीघ्र ही हम छायावाद शीर्षक को छायावाद टॉपिक को हम समाप्त करके आगे प्रगतिवाद की ओर बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न, कौन सा जोड़ा सही है? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं और इनकी 2 प्रतिनिधि रचनाएं, जैसे महादेवी वर्मा का निहार काव्य संकलन सही है। मैथिली शरण गुप्त का कामायनी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम सर्ग हमने इसी चैनल पे पढ़ा है और जयशंकर प्रसाद की कामायनी हमने पढ़ी है। और निराला की कौन सा है? तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो ये सभी पढ़ा हुआ है हमारा, ऐसा कुछ भी नया इसमें नहीं है। हाँ, बहुत से लोग निहार महादेवी वर्मा का है, इसको नए परीक्षार्थी नहीं जानते होंगे, तो वो भी ध्यान कर लें। और ए ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद और जायसी। तो जायसी तो आधुनिक कवि ही नहीं है। बहुत आसान ये प्रश्न था, 2011 में इसको पूछा गया था। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो लाइनें हैं कि मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति, अगर आप उच्च स्तरीय यानी पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस चैनल पे हैं, तो वहां आप देखेंगे शुक्ल की पुस्तक मैंने आपको करवाई है, शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। वहां पर ये पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। ऐसी जो पंक्तियां हैं वो शुक्ल की बुक से अधिक ली जाती हैं। यह यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी के 2004 से लेकर वर्तमान तक जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी है। यानी कि यदि आप स्पेशली टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको जरूर देखें, एक बार जरूर सॉल्व करें। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? निराला की यह रचना है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। झरना 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था। निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। पल्लव की कुछ कविताएं 18 में प्रकाशित हुई, लेकिन छायावाद की पहली रचना झरना को माना गया, निराला की जूही की कली को नहीं। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार और नीरजा। बहुत आसानी से आप कर देंगे आंगन के पार द्वार, क्योंकि आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह आपके जो है एमए के सिलेबस में, आरपीएससी राजस्थान एमए के सिलेबस में था। ये जब मैंने एमए करी थी तो ये मेरे सिलेबस में था। और आंगन के पार द्वार की प्रसिद्ध कविता है अज्ञे की असाध्य वीणा, जो निसंदेह आरपीएससी के सिलेबस में भी है, नेट के सिलेबस में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है। असाध्य वीणा यूपीएससी मेंस तक के सिलेबस में लगी हुई कविता है। तो ये जो मैं आपको बार बार ये समझाती जाती हूँ, कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी। देखिए, जो लेखक या कवि अपने उस काव्य धारा का या उस वाद का प्रतिनिधि कवि है, जब प्रयोगवाद की बात आती है और नई कविता की बात आती है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। तो अज्ञे की रचनाएं आपको प्रकाशन वर्ष सहित देखनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको हिंदी बुकशाला पर भक्तिकाल का संत साहित्य का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया है दूसरे चैनल पे। वहां भी मैंने आपको ये कहा कि सूरदास, तुलसीदास, कबीर, जायसी, इनकी प्रतिनिधि रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। तब जाकर वो उनका वर्ण विषय क्या है, वो कब प्रकाशित हुई, इस तरीके से जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो वर्तमान समय में परीक्षाओं को
मतलब कहें कि परीक्षा में सफल आप हो पाएंगे। परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अब अन्य रचनाएं व्याख्या में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम छायावाद के कर चुके हैं और 668 प्रश्न हैं छायावाद में। ठीक है, तो इसको हम 598 पे हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है खड़ी बोली। गीतिका के रचनाकार कौन है? निराला। ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, व्याख्या नहीं करूंगी। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। तो 600 प्रश्न आपके हमने सॉल्व कर लिए हैं आधुनिक काल में छायावाद के अंतर्गत। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये देखना चाहती हूँ। ठीक है, छायावाद के अंतर्गत नहीं बल्कि आधुनिक काल के 600 प्रश्न हम आज की तिथि में सॉल्व कर चुके हैं। अब 601 नंबर प्रश्न से हम पुनः आगे देखते हैं। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो चिंतित न हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आधुनिक काल के गद्य पद्य के जितने भी रचनाएं हैं, प्रश्न हैं, वो सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अभी तक यदि आपने तैयारी नहीं की है, कम समय में अगर आप पूरे सिलेबस का रिवीजन चाहते हैं तो फिर आप इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। ठीक है, और जितना भी पढ़ते जा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपने आदिकाल पढ़ लिया, तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों उपलब्ध हैं आपको बुकशाला पर, और आधुनिक काल इस पे करवा रही हूँ। इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि किसी विद्यार्थी का आदिकाल टॉपिक चल रहा है, कोई आधुनिक काल पढ़ रहा है, तो कोई भक्ति काल पढ़ रहा है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, डिटेल में जो पढ़ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से करिए। जैसे कि 601 नंबर का प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो जो आप डिटेल में जो बुक पढ़ रहे हैं वो देखिए, या आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जा रहे हो, जो विद्यार्थी जो नहीं जा रहे, आवश्यकता नहीं है जाने की, लेकिन जो जा रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, आप अपने कोचिंग के नोट्स जो है उनको मैच करिए, क्या ये प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर टीजीटी वाले प्रश्न उसमें मिलने चाहिए। ये जो इसके माध्यम से जो कुछ नया है उसे नोट डाउन करते रहिए, जो आपको नहीं आ रहा उसे नोट डाउन करिए, और प्रयास करिए कि आपकी परीक्षा से पूर्व 1 से 2 बार आप इन प्रश्न पत्रों को, इन प्रैक्टिस सेट्स को लगा चुके हैं। नेट वाले विद्यार्थियों के लिए पुराने पेपर उपलब्ध हैं, आरपीएससी वालों के लिए भी पुराने पेपर उपलब्ध हैं। तो प्लेलिस्ट तो आप लोग चेक कर लीजिए, और ये उन सब का संकलन है। यानी जितनी भी किताबें आप पढ़ोगे, चाहे आप एक लाइन में पढ़ो, चाहे सरल इतिहास पढ़ो, चाहे शुक्ल पढ़ रहे हो, जो, तो उन सब का रिवीजन मैं फिर यहाँ इनके माध्यम से करवा रही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत और पल्लव। सही उत्तर होगा पल्लव। कामायनी हम पढ़ चुके हैं। कामायनी पढ़ने से मतलब सारे सर्ग अभी नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन प्रमुख है। कामायनी पूरी मैं आपको बुकशाला पे करवाऊंगी। ठीक है, साकेत भी पूरा बुकशाला पे करवाऊंगी, लेकिन कामायनी और साकेत, साकेत का नवम सर्ग और कामायनी के जो सर्ग हमारे सिलेबस में हैं, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी वाले सिलेबस में, उनको हम कवर कर चुके हैं। प्रिय प्रवास तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो इनमें तो कोई भी संशय है नहीं। पल्लव आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये पल्लव ही है जो महाकाव्य नहीं है। ये जो है छायावादी का जो लेखक हैं पंत, उनकी रचना है। कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है, सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यह भी सही है। और पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि पंत तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ में, तो भारतेंदु युग के कहाँ हो जाएंगे। कितना ईजी है ये। टीजीटी 2004 निराला की अंतिम कविता है, तो टीजीटी 2004 भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। मैंने बहुत कुछ करवा दिया है। जो विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, और वो विद्यार्थी जब चैनल पे आते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते हैं, तब उन्हें मालूम चलता है कि वास्तव में चैनल का उतना प्रचार प्रसार है नहीं। मतलब मैं तो करती नहीं ना, आप लोग ही प्रचार प्रसार कर सकते हो जितना चैनल पे मैटर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए, निराला की अंतिम की कविता है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष भुजा हुआ है। ये इनकी अंतिम रचना है। 36 में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा लिखी, और 38 में तुलसीदास। तो राम की शक्ति पूजा आप सबके सिलेबस में है, प्लेलिस्ट में भी है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार है। निहार प्रथम भी है, निहार फेमस भी है। 1930 में इन्होंने इसको लिखा था, और निहार की भूमिका हरियोध ने लिखा था।
कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद में क्या क्या आता है? प्रकृति पर्यवेक्षण आपका आता है, प्रेम का चित्रण भी आता है, कथा गीत का प्रयोग भी होता है। ब्रज भाषा में लिखो जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद जब आया था तब काव्य की भाषा थोड़ी थोड़ी खड़ी बोली होने लग गई थी। इसको डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ खूब किताबों के माध्यम से, अब पुनः इस पे समय नहीं देंगे। और थोड़ा सा वीडियो को आज बड़ा करने का प्रयास करूंगी ताकि छायावाद जल्दी से हमारा समाप्त हो और हम कुछ नया पढ़ पाएं। लोकायतन के रचयिता पंत हैं, 2 बार रिपीट हो गया है ये। आंसू है, आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है। कल भी हमने पढ़ा था कि आंसू जयशंकर प्रसाद का मुक्तक काव्य संकलन है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त दे देंगे। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला पर सर्वाधिक मार्मिक अभिव्यक्ति की है साकेत के 9वें सर्ग में, ये सत्य है। लेकिन उर्मिला नाम से प्रबंध काव्य बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन क्या हैं? छायावाद युग के किंतु राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अगर समय सीमा की बात करें तो छायावाद युग में इनका कार्यकाल रहा है, लेकिन इन्होंने छायावाद संबंधित रचनाएं नहीं करी, बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाएं बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने की हैं। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है महादेवी वर्मा। अब ये जो पंक्तियां बोले इतनी सारी कहाँ से ये लगा, ये जो है आपको शुक्ल की बुक में मिल जाएंगी। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। कठिनाई का सामना कोई करना नहीं चाहता था। यूपी का जो डिग्री कॉलेज का एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है। देखिए, शीर्ष रचना कामायनी उसमें हो चुकी थी, उसके बाद कुछ लिखने को शेष नहीं रहा। यो आप कामायनी की बातों को घुमा फिरा के कह दो, वो सब चीजें फिर निरर्थक सी मालूम होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सूरदास वात्सल्य रस पर इतना लिख चुके कि बाद के जो कवियों की रचनाएं शुक्ल कहते हैं झूठन सी प्रतीत होती हैं। तो जो सर्वोच्च उस पर लिखा जा चुका है तो बाद के लोगों ने नहीं लिखा। फिर छायावाद से आपका यूपी डिग्री कॉलेज, जैसे आप यूपी का एग्ज़ाम कहते हो हायर वाला, उसमें 8 से 10 प्रश्न आपके यहीं से पूछे। अब देखिए, आपने 2 प्रश्न देख लिए। तीसरा देखिए, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और शालग्य है। यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जब भी मैं आपको कोई रचना पढ़ाती हूँ यानी बुक पढ़ाती हूँ तो आप देखते हैं कि आप कोई भी रचना सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो सीधी चालू हो जाती है। नाटक चालू तो नाटक का प्रथम अंक, लेकिन मैंने हमेशा आपको भूमिका में से मोस्ट चीज़ें करवाती हूँ। और ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है उसके आगे जो प्रश्न मैंने आपको करवाए थे, हाईलाइट करवाए थे, वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो कृपया जितनी ईमानदारी से तैयारी मैं आपको करवाती हूँ चैनल पे, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। उसका कारण ये है कि मैं पुराने प्रश्न पत्र इतने आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी हूँ कि मुझे आइडिया है कि यहाँ से प्रश्न बनता है। फालतू कुछ भी नहीं है चैनल पे, लेकिन ऑथेंटिक है, ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना, प्रामाणिक है और विस्तृत अध्ययन है। और बिना इस तरीके के अध्ययन के अब आप नेट परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। आप पुराने पेपर हाल ही वाले उठा लीजिएगा नेट के या असिस्टेंट प्रोफेसर के किस लेवल पर प्रश्न बन रहे हैं। अब वो रटे रटाए कि आप लेखक और उनकी पुस्तकें याद कर लेंगे तो नेट या आपका फर्स्ट ग्रेड पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल लेंगे, संभव नहीं है। टीजीटी के लिए तो आप सोच सकते हो ऐसा कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे उठा ली, वो सहायक हो सकती हैं लेकिन पूर्ण नहीं है। जल्दी ही इस पर एक वीडियो लाने की मेरी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? अब ये प्रश्न आपको किसी बुक में थोड़ी ना मिल जाएगा। अब देखिए, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में
न आ सका। पंत जी को अल्मोड़ा में बचपन बिताने और युवावस्था में इलाहाबाद रहने का जो अवसर मिला था वह किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। ऐसा तो नहीं है प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है, ये भी बात नहीं है। प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना, ये भी नहीं है। सही क्या है कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में आ ही नहीं सका। इतना समर्पण प्रकृति के प्रति। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध पंक्तियां कौन सी हैं? बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ कल्प द्रुमों की मृदु छाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रकृति के प्रति इतने समर्पित हैं कि किसी सुंदरी की सुंदरता भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही है युवावस्था में। इतना समर्पण। असाध्य वीणा कविता में प्रियमवत जो है पात्र, वो वीणा को क्यों बजा पाता है? समर्पण वीणा के प्रति। जो लोग परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं आपसे कम पढ़कर, हमसे कम पढ़कर, बहुत से आपने देखा होगा 10-10 घंटे पढ़ते हैं तो भी नहीं चल। समर्पण है उनका 10 घंटे। वो ये नहीं देख रहे कि 10 घंटे मैं पढ़ूंगा, 12 घंटे नहीं, वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन समर्पित भाव से पढ़ रहे हैं, सीखने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जन करने के उद्देश्य पढ़ रहे हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, भटकाव नहीं है, मन नहीं भटक रहा, वो श्रेयस्कर है। तो जहाँ समर्पण है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, क्योंकि यदि इस तरीके के प्रश्न आए तो उत्तर देना कठिन हो जाता है। दुख की पिछली रजनी के बीच बिकसता सुख का नवल प्रकाश। फेमस पंक्तियां हैं कामायनी की। फेमस पंक्तियां हैं ये कामायनी की। कामायनी की तो एक एक पंक्ति मतलब शोध का विषय हो सकती है। इतना सुंदर पंत ने प्रसाद ने लिखा है। और आप लोगों को पढ़ाते समय क्या होता है कि आप सब में से बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पर जितने भी जो विद्यार्थी आते हैं ना, सबको शॉर्टकट्स चाहिए, शॉर्ट वीडियो हो। शॉर्ट वीडियो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में कामायनी खत्म करना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं है। अब इस तरीके के प्रश्न जैसा ये वाला आ गया आपका प्रकृति के निरीक्षण वाला, ये सब प्रश्न आप लोग नहीं कर पाओगे यदि शॉर्ट के चक्कर में रहोगे। तो टीजीटी सेकंड ग्रेड जिसे आप कहते हो ना, वहाँ तक शॉर्ट का मामला ठीक है, वहाँ आप कर सकते हो शॉर्टकट से सफलता प्राप्त। उसके आगे तो संभव है नहीं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं न चाहते हुए भी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरह कोक। प्रसाद की पंक्तियां हैं भाई ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन को चिन्हित करना है। अब यार इनकी पंक्तियां पढ़ने से मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि यही पूछी जाए। असत्य कथन, श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा, राम कथा से संबंधित रचना, ये भी ठीक है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, बिल्कुल। इसकी तो पंक्तियां, कविता, शब्दावली अलग तरीके की प्रगतिवादी रचनाएं कुकुरमुत्ता चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं ये सब। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए देखो डिटेल में पढ़ा है मैंने आपको। अंधेरे में कविता पढ़ाई, भूल गलती पढ़ाई, ब्रह्म राक्षस पढ़ाई, और तीनों का बताया कि ये चांद का मुंह काव्य संग्रह में संकलित है, और उसको इसके थंबनेल पे मैंने लगाया है, बुक दिखाई है, उसके बाद उसकी इंडेक्स बताई है कि इस चांद का मुंह टेढ़ा में से कौन सी 3 कविताएं आपके नेट के सिलेबस में, और फिर पढ़ाया है। तो इस तरीके के प्रश्न, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्यों आपको किताब का मुख पृष्ठ दिखाती हूँ, क्यों इंडेक्स में आपको कविताएं बताती हूँ। इसीलिए बताती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी पल्लव, साकेत, जौहर और परिमल। तो इसमें से साकेत वश मैंने पढ़ी है, तो 6 से 17 का सही उत्तर है पल्लव। ठीक है, प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी, गद्य में हो रही थी, जब कविता में छायावाद अपने शिखर पे था, तो पल्लव ये है। उस विशेष काव्य में उत्कृष्ट काव्य कृति पल्लव है, क्योंकि पल्लव का रचना काल कौन सा है? 1928 इसका रचना काल है, याद रखिएगा आप लोग। और सुमित्रानंदन पंत की सबसे कलात्मक 32 कविताएं इसमें संकलित हैं। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का
फेनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो, ये फेनिफेस्टो नहीं है, आप लोग इसको मैनिफेस्टो कर लीजिएगा। पल्लव को कहा जाता है मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि गद्य में तो प्रगतिवाद का दौर चल रहा था और पद्य में सुमित्रा नंदन पंत उस समय ये लिख रहे थे छायावाद के अंतर्गत पल्लव, तो मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है। कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो निशीथ नहीं है, निशीथ राम कुमार वर्मा की है। अनामिका, गीतिका, गीतिगुंज, परिमल ये सब हैं। और ये जो आपकी निशीथ है ये राम कुमार वर्मा जी की है। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो ये काव्य संग्रह है। किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। तो वीडियो आपका थोड़ा सा 15-20 मिनट का हो गया। आप लोग इतना ही कर पाएंगे क्योंकि पीछे के प्रश्न, अगर आपने प्रश्न पत्र काफ़ी पहले सही सॉल्व किए हैं तो उनको रिपीट कीजिए, नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से कीजिएगा। और दूसरा वीडियो आप बुकशाला वाला करिएगा ताकि आधुनिक काल और पीछे का सब कुछ साथ साथ चलते। मिलती हूँ आपसे आगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।